उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईडी का छापा। टीएमसी और कांग्रेस के नेता फूट फूट कर रोए। बंगाल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर केरल तक ईडी छापा मार रही है। कुछ छापे होली से पहले हुए और कुछ छापे अब 10 दिनों तक लगातार होंगे, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है कि नेताजी का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। तो चलिए करते हैं उन बड़े नेताओं और गैंगस्टरों का पर्दाफाश जिनका काला चिट्ठा खुला तो हुए चौंकाने वाले खुलासे और फिर संपत्ति की कुर्की और करोड़ों की जब्ती। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले बात उस गैंगस्टर की जिसकी करोड़ों की संपत्तियां अटैच की गई, उसके बाद उन बड़े नेताओं का जिक्र होगा जिनकी संपत्ति अटैच हुई और वो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल ईडी गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव की 90 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की थी। ईडी की तरफ से कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की गई। अटैच की गई संपत्तियां गैंगस्टर यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी के नाम पर हैं, जिसमें प्लॉट, जमीन, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। ईडी ने जांच शुरू की। हरियाणा और यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआईआर और दाखिल चार्जशीट के आधार पर यह मामला आर्म्स एक्ट 1959 यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 और आईपीसी 1860 की अनेक धाराओं के तहत दर्ज है। जांच में सामने आया कि इंद्रजीत सिंह यादव, जो जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत जेम्स ट्यून्स चलाया जा रहा था, उसका मालिक और कंट्रोलर है। एक दबंग प्रवृत्ति का ये इंसान है और हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी, जमीन कब्जा और निजी फाइनेंसरों के कर्ज की जबरन वसूली जैसे मामलों में शामिल रहा है। वो हरियाणा पुलिस के कई मामलों में वांछित है और इस वक्त दुबई में बताया जाता है। कई विवाद और दबंगाई का नेटवर्क। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ कॉरपोरेट कंपनियों, जिनमें अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी शामिल हैं, उसने झज्जर स्थित निजी फाइनेंसरों से भारी भरकम निजी कर्ज लिया और सुरक्षा के तौर पर पोस्ट डेटेड चेक दिए। आरोप है कि गैंगस्टर यादव इन कर्ज विवादों में दबंग की भूमिका निभाता था और सैकड़ों करोड़ रुपए के मामले में धमकी, डराने धमकाने और हथियारबंद साथियों की मदद से जबरन समझौते करवाता था। यह भी सामने आया है कि वो डीघल निवासी एक फाइनेंसर की हत्या के मामले में नेम्ड एक्यूज्ड है और उसी केस में फरार चल रहा है। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति। ईडी की जांच में अब तक 110 करोड़ से अधिक की अपराध से अर्जित संपत्ति यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता चला है, जिसमें जमीन, जायदाद, लग्जरी गाड़ियां और आलीशान जीवन शैली पर खर्च किया गया, जबकि आयकर रिटर्न में बहुत कम आय दिखाई गई थी। कई बार समन नोटिस देने के बावजूद गैंगस्टर यादव जांच में शामिल नहीं हुआ और यूएई में रहकर कानून की प्रक्रिया से हमेशा बचता रहा। पहले की रेड और बरामदगी। इससे पहले ईडी ने इस मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की थी, जिसमें 6 करोड़ 41 लाख नगद, लगभग 17 करोड़ के गहने, 5 लग्जरी वाहन, कई चेकबुक्स और करीब 35 करोड़ की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, अन्य आपत्तिजनक कागजात और डिजिटल डेटा जब्त किया गया था। पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। चलिए, तो बात हुई गैंगस्टर की। अब बात उन नेताओं की जिनके घर छापा पड़ा या ईडी ने बुलाया तो फूट फूट कर रोने लगे। उनका भी कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख देते हैं। बड़े नेताओं का भी ईडी ने खोला कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी प्रेमिका अपर्णा मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो ईडी का हर बार सहयोग करते रहेंगे। दरअसल ईडी ने एसएससी भ्रष्टाचार मामले में दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी इस मामले की 2022 से जांच कर रही है। दोनों को इस महीने की 16 से 18 तारीख के बीच तलब किया गया है। पार्थ और अर्पिता को जुलाई 2022 में प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वो रडार पर थे। फिलहाल दोनों जमानत पर रिहा हैं और एक बार फिर ईडी का समन पहुंचा है। 2 फ्लैटों से मिले थे 50 करोड़ नगद। अब तक हुई कार्रवाई के संबंध में बताया जाता है कि ईडी ने अर्पिता के 2 फ्लैटों से लगभग 50 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे।
इसके तुरंत बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सीबीआई के एसएससी और प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में भी पार्थ को गिरफ्तार दिखाया गया। हालांकि ईडी ने एसएससी भ्रष्टाचार मामले में पार्थ या अर्पिता से पहले कभी पूछताछ नहीं। हालांकि इस महीने पार्थ अर्पिता के अलावा मामले की जांच में कुछ और लोगों को भी तलब किया गया है। कई नौकरी चाहने वालों के बयान भी दर्ज करने की योजना ईडी ने बनाई है। दोनों को मिली हुई है जमानत। पिछले साल नवंबर में पार्थ सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद 3 साल और 3 महीने बाद घर लौटे थे। दिसंबर में पार्थ विजय केतन स्थित नकतला स्थित अपने आवास के बाथरूम में गिर गए और उनके बाएं हाथ में चोट लग गई थी। बाईपास के बाद एक अस्पताल में 25 दिनों तक इलाज कराने के बाद निलंबित तृणमूल विधायक पार्थ 31 दिसंबर को घर लौट आए थे। दूसरी ओर अर्पिता को 2 साल और 3 महीने जेल में बिताने के बाद नवंबर 2024 में जमानत मिली थी। उन्हें सीबीआई के किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। हालांकि एक बार फिर रडार पर हैं तो गिरफ्तारी संभव है। चलिए, तो बात हुई ईडी की एक्शन की, लेकिन आपके मन में यह भी सवाल हुआ कि कई बार ईडी जब करोड़ों जब्त करती है तो वो जाता कहां है, उन पैसों का होता क्या है। तो वो कंफ्यूजन भी आपका हम दूर कर देते हैं। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी विदेशी ट्रांजैक्शन जैसे फाइनेंशियल क्राइम की जांच में एक बड़ी भूमिका निभाता है। रेड के दौरान ईडी के अधिकारी अक्सर काफी ज्यादा कैश, प्रॉपर्टी और दूसरे असेट्स जब्त करते हैं। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि ईडी इस पैसे को सीधे अपने खजाने में रखती है, लेकिन जब्त किए गए पैसे को कैसे हैंडल और स्टोर किया जाता है, इसके लिए एक सख्त कानूनी और बैंकिंग प्रक्रिया होती है। जब्त किए गए कैश का ईडी क्या करती है? जब ईडी के अधिकारी रेड के दौरान कैश को जब्त करते हैं तो पैसा सरकारी कस्टडी में नहीं लिया जाता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बकायदा बुलाया जाता है। काउंटिंग मशीनों का इस्तेमाल करके कैश गिना जाता है। गिनती का प्रोसेस इंडिपेंडेंट गवाहों की मौजूदगी में होता है। इसके साथ एक सीजर मेमो तैयार किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में जब्त की गई सही रकम रिकॉर्ड होती है। अब आपको जब्त कैश के बारे में भी बताते हैं कि उसका आखिर होता क्या है। जब्त किया कैश ईडी कहां रखती है? कैश जब्त होता है, फिर गिनने के बाद जब्त किए गए कैश को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और उसी राज्य में एसबीआई की एक तय ब्रांच में भेजा जाता है। इसके बाद ये पैसा ईडी के नाम पर खोले गए एक खास पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया जाता है। 2018 से ये अकाउंट आमतौर पर बिना ब्याज वाले रहे हैं। इससे पक्का होता है कि जब तक केस की जांच चल रही है तब तक ना तो आरोपी और ना ही एजेंसी को जब्त किए गए पैसे से कोई फाइनेंशियल फायदा हो। कोर्ट के फैसले तक पैसे का क्या होता है? जब्त किया गया पैसा कानूनी प्रक्रिया खत्म होने तक बैंक अकाउंट में ही रहता है। अगर कोर्ट आरोपी को दोषी पाता है तो पैसा हमेशा के लिए भारत के कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह सरकारी रेवेन्यू का हिस्सा बन जाता है। हालांकि अगर आरोपी बरी हो जाता है तो जब्त की गई पूरी रकम वापस करनी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कानूनी तौर पर तब तक उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी बनी रहती है जब तक कि कुछ और साबित ना हो जाए। आपको बता दें कि जब्त की गई एसेट्स में सिर्फ कैश नहीं होता, इसमें बैंक बैलेंस, जमीन, बिल्डिंग, गाड़ियां, ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीजें भी शामिल हो सकती हैं। इन एसेट्स को जांच के दौरान कुछ समय के लिए अटैच किया जाता है ताकि उनकी बिक्री या फिर ट्रांसफर को रोका जा सके। 31 मार्च 2025 तक कुल अटैच किए गए एसेट्स की कीमत लगभग 1,54,594 करोड़ है। बीते कुछ सालों में जब्ती में भारी बढ़ोतरी। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ईडी ने लगभग 30,036 करोड़ रुपए के एसेट्स को कुछ समय के लिए अटैच किया। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 141% की बढ़ोतरी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि साल की शुरुआत में जिस तरीके से ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है उसमें तो यही नजर आ रहा है कि प्रतिशत और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस नेता हो या विपक्षी नेता या फिर गैंगस्टर या फिर वो व्यापारी जो लोगों के साथ धोखा करते हैं और उससे अपनी करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, लेकिन अब वो ईडी की पूरी तरीके से रडार पर हैं और ईडी उनकी संपत्तियां अटैच कर रही है। चाहे बिजनेसमैन हो या फिर वो नेता जो फूट फूट कर रो रहे हैं, उनका रोना तो बनता है, क्योंकि जब काला चिट्ठा सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो सच सामने आता है कि किस तरीके से गरीबों का पैसा अपनी जेब में डाला गया
और अपनी अरबों की प्रॉपर्टी बना ली गई। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।